डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके से वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा से तेज़ी के साथ। इस संदर्भ में आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधिनियम का जो प्रयोजन है और जो उसकी विशेषताएं हैं और जो उसके लाभ हैं वो पहले आपको डिस्क्राइब करूँगा। एंड देन उसके बाद जो प्री के दृष्टिकोण से वन लाइनर रिवीजन, जिसको क्विक रिवीजन आप लोग बोलते हो, वन लाइनर क्विक रिवीजन के लिए मैं वन लाइनर एक एक पॉइंट को सेक्शन वाइज आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। भारत एक कृषि प्रधान देश है और वर्तमान समय में हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है कृषि पर निर्भर करता है। कृषि कार्य में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी सहायता मिलती है और इस बात को निसंदेह स्वीकार भी किया जाता है। उन्नत कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी होती है, ये भी आप लोगों को पता है। कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए या अभिवृद्धि तभी संभव है जबकि हम अपनी कृषि योग्य भूमि पर अच्छी तरह जुताई बुआई का कार्य करें, उससे समय समय पर सिंचित करें और उसको फर्टिलाइज बनाए रखें। कृषि योग्य भूमि पर जुताई का कार्य तब अच्छी तरह हो सकेगा जब हमारी चक एक बड़े आकार में होंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें नहीं होना चाहिए। बड़े चकों में न केवल जुताई बुआई का कार्य अच्छे तरीके से होता है बल्कि उसमें सिंचाई की सुविधा भी डेवलप करने में आसानी होती है और सिंचाई करने में की सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। देश को आज़ादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी तेज़ गति से इस चीज़ को अनुभव किया और महसूस किया कि नहीं, हमारे प्रदेश में जो चकें हैं वो बिखरी हुई हैं, उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। इस संदर्भ में जो आपने देखा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 1950 में जब हमारा सफल रहा, तो उसके बाद हमारे देश में जो 1939 का 1939 का जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम चल रहा था, उसको एबॉलिश करके उसकी जगह पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को आपके सामने प्रस्तुत किया, जो 8 मार्च 1954 को प्रवर्तन में आ गया। अब इस अधिनियम के जो उद्देश्य थे वो मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाए, यानी ये इसका प्राथमिक उद्देश्य था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और दूसरा जो इसका था, भूधारकों के हितों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर्स, यानी इन लोगों के हितों की रक्षा भी करना था। अब कृषि विकास के अंतर्गत जो चीज़ें हमें देखनी थी वो उसमें ये थी, इसमें एक उच्चतम न्यायालय का एक फैसला भी इसमें अतर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसमें अधिनियम का प्रयोजन जोतदारों के बिखरे हुए भूखंडों को समेकित करना, यानी कि जो हमारे प्रदेश में ज़मीनों का पार्ट था, टुकड़े थे, वो बिखरे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े में लोग इधर उधर खेती करते थे, भगते हुए खेती करना पड़ता था, उन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करना इस अधिनियम का जो था मेन उद्देश्य था। दूसरा, भूधारकों के हितों की रक्षा का जो प्रश्न है वो दूसरा आपका टाइप है इसका प्रयोजन का, इसके जिसमें भूधारकों के हित की रक्षा हो, वह स्वाभाविक रूप से भूमि का सही रूप से उपयोग करेगा, यानी कि वो अपनी भूमि का सही तरीके से उपयोग कर सके, उसको किसी भी तरह के विवाद से या उसकी भूमि की जो उपयोगिता है वो उपयोगिता के अनुसार उस पर खेती कर सके, किसी तरह का उसे व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी आदमी अच्छे से अपनी खेती पे ध्यान देके काम करता है। तो ये इसके दो प्रमुख पर्पस थे। जो इस अधिनियम के जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 वस्तुतः एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें कुल 5 अध्याय हैं, 54 धाराएं हैं। अब पहले अध्याय में इसके हमने डिफिनेशन क्लास इसकी देखी, यानी जहाँ पे परिभाषाओं का था। दूसरे में नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण किया गया। बनी सी बात है कि सबसे पहले हम जहाँ कहीं भी कंसोलिडेट करेंगे तो सबसे पहले हमें उस एरिया का नक्शा होना चाहिए हमारे दिमाग में,
फिर उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और फिर वो रिकॉर्ड और नक्शा जो वो सही है या नहीं है उन पे हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, उनका फिर पुनरीक्षण करेंगे, देखेंगे, दोबारा देखेंगे सही है कि गलत है। तो सारी चीज़ें देखने की अध्याय 2 में सारा प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर अध्याय 3 में चकबंदी योजना को हमें तैयार करना कि किस तरह से हमें चकबंदी को अंजाम देना है। चौथे अध्याय में यहाँ पे योजना के क्रियान्वयन के विषय में व्यवस्था की गई है, यानी कि योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए ताकि लोगों में समस्या ना हो और लोगों में एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाए, उनकी ज़मीनों का सही तरीके से सही जगह पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। लेसन 5 जो है इसका मिसलेनियस प्रोविज़न देता है, जहाँ पे व्यवस्था एक सेक्शन में हम नहीं दे पाए, उनको हमने मिसलेनियस प्रोविज़न के अंतर्गत रख दिया है। तो इस तरह से करके इस अधिनियम की क्या जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 5 अध्याय में हमने इसको बांट दिया है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में जो पहली विशेषता थी वो ये थी कि कृषि कार्य के संबंध में सुविधा के संतुलन पर, यानी कि कृषि कार्य के संबंध में सुविधा के संतुलन पर बल देना, यानी कि हर जगह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, हर जगह आप देखते हो, ऑफिस में देखते हो सुविधा का सिद्धांत चलता है, यहाँ पे भी सुविधा के संतुलन पर बल दिया जाता है। तो पहला पर्पज इसका ये था, इसमें ये था कि भूधारकों को कृषि कार्य करने में होने वाली परेशानियों या दुश्वारियों को दृष्टि में रखकर ये अधिनियम पारित किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, एक खेत आपका आपके गांव के करीब है, यानी जहाँ पे आपका निवास आवास है वहाँ पे है, और एक खेत उससे 2 किलोमीटर दूर पे है, तो अब या 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो अब आपको यहाँ पे मान लिया उसकी जुताई बुआई करनी, उसके बाद आपको 2 किलोमीटर दूर जाना, और वो भी पैदल चल के जाना, हल बैल लेके जाना है आपको। तो इससे क्या होती है, दुश्वारियाँ होती हैं, समस्याएं आती, परेशानियाँ होती हैं। तो उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पहला इसको कंसोलिडेट करने का ये मिजाज बना हमारी सरकार का। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अधिनियम में जो चकबंदी क्रियाओं के प्रख्यापन एवं अधिसूचना की व्यापक व्यवस्था की गई। इसका सेंस ये है कि ग्राम के नक्शों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब उस पर स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर विचार किया गया। फिर कहता है कि सम्यक व्यवस्था, यानी इसमें जो विषय हैं उनको सम्यक रूप से देखा जाना चाहिए। फिर इसके अलावा वार्षिक रजिस्टर या अधिकार अभिलेख, जिसको आप लोग खतौनी बोलते हो, आदि के रखरखाव के विषय में उपबंध किए गए कि इनकी देखरेख कौन करेगा। तीसरा जो बिंदु था वो ये था कि अधिनियम में निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अगर आपके ज़मीन से संबंधित कोई विवाद है तो उनका कैसे निस्तारण करेंगे, अगर उनका निस्तारण किए बिना हम चकबंदी योजना को अंजाम देते हैं तो भी समस्या क्रिएट होगी। तो वो इसमें सारी व्यवस्था आगे चल के दिया गया। ये जितने भी मुकदमेबाजी कहीं पे भी चल रहे होंगे उन सबको कंसोलिडेट करके इस अधिनियम के अंतर्गत ले आया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अधिनियम के सिद्धांतों को विवरण को तैयार किए जाने के संदर्भ में है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल के विषय में उल्लेख है, जिसमें ये कहा गया है कि चकबंदी एक नियत आकार में कराई जाएगी। चकबंदी की कार्रवाई में चकबंदी परामर्श समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके परामर्श से प्रत्येक कटक मतलब होता है यूनिट, उसका जो एक यूनिट में बांट लिया जाता है, गांव का गांव पूरा यूनिट बना लिया जाता था, या जैसे भी वहाँ पे मौका मुआयना करने के बाद यूनिट का आकार तय किया जाता था, में चकबंदी कार्रवाई आरंभ की जाती थी और एक स्टैंडर्ड प्लॉट का उसको रूप दिया जाता था, कि स्टैंडर्ड प्लॉट का रूप दिया जाता था। फिर उसके बाद है कि अधिनियम में उन भूमियों का भी उल्लेख किया गया जो चकबंदी के प्रयोजन के लिए जोत में शामिल नहीं है, यानी चकबंदी के प्रयोजन के लिए जोत में शामिल नहीं है। इसको जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्लास में आपका दिया हुआ कि कौन इसमें शामिल नहीं है या कौन शामिल होगा, फिर आगे सेक्शन में भी दिया गया है। तो मैं यहाँ 1-2 का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ऐसे क्षेत्र जो दीर्घकाल तक जल प्लावित रहते हैं, यानी कि जहाँ पे ज़्यादातर समय तक जल पानी भरा रहता है, वो भूमियाँ अनुपयुक्त मानी गई हैं। फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त जोतों के विभाजन के विषय में प्रकाश डाला गया है कि आपकी अगर जोत जो है वो जुड़ी हुई है, यानी एक दूसरे से मिली हुई है, यानी 2 भाइयों की जोत है वो अलग अलग करना चाहते तो उनका कैसे किया जाएगा, वो सारी व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अधिनियम में जो सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी और उपनिदेशक चकबंदी या चकबंदी निदेशक की शक्तियों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें यह है, इसकी विशेषता है कि यदि भूमि संबंधी विवादास्पद अधिकारों एवं स्वत्वों के प्रश्नों पर कोई मामला प्रथम बार के न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अथवा अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में लंबित है तो चकबंदी के दौरान उक्त मामलों का उपशमन हो जाएगा। यह अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, ये इसकी विशेष व्यवस्था थी। फिर कहता है कि अधिनियम में नए राजस्व अभिलेख के बनाए जाने के विषय में उल्लेख किया गया है। इससे अंतिम चकबंदी योजना के पश्चात चकबंदी उपनिदेशक तैयार करवाता है। ठीक है, तो ये आपके इस उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की कुछ विशेषताएं थी। अब इस अधिनियम के हम लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ क्या थे? पहला तो ये था कि जो कृषक होते थे उनके बड़े चकों पर कृषि कार्य करने में अपनी उपज को अधिकतम कर सकेगा। वो सीमा चिन्हों की बहुलता तथा तत्संबंधी विवादों से मुक्त रहेगा। पहला लाभ इसका ये हुआ। नहीं, जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनमें जो जिसको मेड़ बोलते हो आप लोग, जो सीमाओं को निर्धारित करती है, जिसको डाँड़ मेड़ बोला जाता है गांव की भाषा में, तो वो डाँड़ मेड़ की जो बहुलता थी वो जब कट गया तो पति पलक एक तरफ का 1 फीट का एरिया लेता है, तो 4 तरफ अगर है तो वो 4 फीट का एरिया आपका अननेसेसरी पड़ा रहता। तो छोटे छोटे होने के कारण अब जब वो हो गया तो सारे तोड़ दिए गए, उनके सब में फसल होने लगी। तो पहला लाभ तो ये हो। दूसरा लाभ ये हो कि अधिनियम में चकबंदी प्राधिकारी गणों को भूधारकों के भूमि के संबंध में अधिकार एवं स्वत्व के विनिश्चय के लिए सशक्त किया गया। फलतः मुकदमेबाजी में कमी होगी। भूधारकों को नए भूराजस्व यानी नए राजस्व अभिलेख प्राप्त होंगे। नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग एवं मालगुजारी का विवरण एक सम्यक दृष्टिकोण से अपनाकर किया जाता है, जो कृषकों के हितों के पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता हो। अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र पर न्यायालय शुल्क दे नहीं है। अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ पर उसके अधीन कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुगमन करती है, अर्थात प्रतिपक्ष को सुनवाई का सम्यक अवसर देती है। नैसर्गिक न्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें भी आपको बताया गया होगा। जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें भी बताया गया कि ये आपका नेचुरल जस्टिस होता क्या है। ये आपके अधिनियम के लाभ, विशेषताएँ, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको इस अधिनियम के जो बेसिक पॉइंट है वन लाइनर टाइप में मैं एक एक को बता देता हूँ, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहले धारा इसका जो इम्पोर्टेंट 4 है। धारा 4 में यदि राज्य सरकार की राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वो गजट में इस आशय का प्रत्याख्यापन कर सकती है। प्रत्याख्यापन कर सकती है, ठीक है, यानी कि उसका विस्तृत विवरण जारी कर सकती है। 4 का के अनुसार जहां राज्य सरकार की राय हो कि किसी जिले या उसके भाग के संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वो गजट में विज्ञप्ति जारी कर सकती है या ऐसा जिला या भाग फिर से चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जा सकता है। परंतु विज्ञप्ति की तिथि जो है वो 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी, किंतु राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। यानी कहने का मतलब इसका अभिप्राय ये है कि अगर एक बार चकबंदी की प्रक्रिया आपके ज़िले में बंद हो गई है या एक पर्टिकुलर एरिया में जब बंद हो गई है तो उसको 20 वर्षों के अंदर, यानी उस क्षेत्र में 20 वर्षों के अंदर पुनः चकबंदी की क्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में जनहित में उस क्रिया को 10 ईयर्स बाद, यानी 10 वर्ष के बाद पुनः कर सकती है। ठीक है, 20 ईयर तक तो नहीं कर सकती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो 10 वर्ष के बाद उसको फिर से वहाँ पे चकबंदी क्रियाओं को प्रारंभ करवा सकती है। धारा 5 के अंतर्गत धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति का
विज्ञप्ति का प्रभाव, यानी धारा 5 जो है वो विज्ञप्ति का प्रभाव क्या होगा उससे संबंधित बात करती है। धारा 5 सब क्लास 4(2) बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई खातेदार, यानी चकबंदी यानी बंदोबस्त अधिकारी की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई खातेदार कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट पालन या असंबद्ध प्रयोग के लिए अपनी भूमि का प्रयोग नहीं करेगा। अब ये चीज़ें देखो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कृषि के अंतर्गत आती हैं, और जो कृषि के अंतर्गत आती हैं उन्हीं के अंतर्गत ये एक्ट प्रभावी होगा। धारा 6 के अंतर्गत धारा 4 के अधीन प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वो धारा 4 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति को समस्त क्षेत्र अथवा किसी एक भाग के संबंध में रद्द कर दे। यानी ये उसको राइट होता है कि वो चाहे तो पूरे के लिए रद्द कर दे या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए वो उसको रद्द कर सकती है, यानी अपनी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति को। धारा 7 के अनुसार जिला संचालक चकबंदी, जिला संचालक चकबंदी जो होता है वो कौन होता है? प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शे का पुनरीक्षण कराएगा। जिला संचालक चकबंदी। धारा 8 खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंगों का अवधारण से संबंधित है। धारा 8 के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी सिद्धांतों का विवरण चकबंदी समिति के परामर्श से तैयार करता है। ये जो चकबंदी समिति होती है ना, ये चकबंदी समिति में कौन कौन लोग हो सकते हैं, मिनिमम सदस्य कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, जब नियमावली का वीडियो हम डालेंगे तो उसमें आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। अमूमन जो चकबंदी में सदस्य होते हैं वो 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। पढ़ा लिखा होना एक अच्छी बात है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता, लेकिन पहले प्रायोरिटी पढ़े लिखों को दी जाएगी इस समिति में। दूसरा ये कि वो उस व्यक्ति को जिसको समिति में स्थान दिया जा रहा है वो उसी कटक के यानी उसी यूनिट के निवासी होना चाहिए जहाँ पे चकबंदी क्रिया चालू है या चकबंदी क्रिया जहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट सेक्शन 9 कहता है कि अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा 8 और 8 में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने से संबंधित है। यानी भाई जब कोई चीज़ का सर्वे हो चुका है तो उसमें लोगों की क्या राय है, लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा, किसी को समस्या है तो उसके लिए हम नोटिस जारी करेंगे और फिर उस चीज़ की आपत्तियों को ग्रहण करेंगे कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई समस्या है तो वो हमें इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट ये कि धारा 9 सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण से संबंधित है, यानी जो आपत्तियां हमारे पास आ गई उनका हमें निस्तारण करना है। 9 के अंदर सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी धारा 9 के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं, यानी संयुक्त जोतों का विभाजन कौन कर सकता है? सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया। धारा 10 पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखने से संबंधित है। धारा 11 अपील के अंतर्गत धारा 9 के अधीन होने वाली कार्रवाइयों के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी के आदेशों से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश की तिथि से 21 दिन, यानी आदेश की तिथि से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यानी 21 दिन के अगर कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, गुस्सा हो गया है सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश से, तो वो 21 दिन के अंदर अपील कर सकता है किसको? बंदोबस्त अधिकारी को। धारा 11 का कहता है आपत्तियों पर रोक के अनुसार ऐसे प्रश्न को जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो, जो इस धारा के अधीन उठाया जा सकता था परंतु उठाया नहीं गया हो, किसी वाद की अवस्था में ना तो उठाया जाएगा और ना उसकी सुनवाई की जाएगी। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रोविजन किया गया है चकबंदी अधिनियम में। नेक्स्ट देखिए धारा 12 के अंतर्गत पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों और स्वत्वों पर प्रभाव डालने या परिवर्तनों या व्यवहारों के बारे में
या मामलों का निर्णय संबंधी चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाए जा सकेंगे। पुनरीक्षण से संबंधित कोई मामला है या उनके अधिकारों के स्वत्व से संबंधित कोई मामला है तो वो चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाए जा सकेंगे। धारा 12 का के अनुसार नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी करेगा। जोतों का संयोजन चकबंदी अधिकारी करेगा। जोतों का संयोजन चकबंदी अधिकारी करेगा। किसी खातेदार को उप संचालक चकबंदी की लिखित अनुमति के बिना 3 से अधिक चक आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, 3 से अधिक चक किसी को आवंटित नहीं की जानी चाहिए। और करना है तो आपको उप संचालक चकबंदी की अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 24 कब्जों और पेड़ों के लिए प्रतिकर से संबंधित है। अब यहाँ पे जो कंपनसेशन की बात की गई वो ये है, देखिए कि अगर मान लिया हमारी जो ज़मीन थी वो दूसरे को चली गई, दूसरे की ज़मीन हमको मिल गई। अब जो दूसरे की ज़मीन हमको मिली उसमें पता लगा पेड़ भी हैं और कुएँ भी हैं, और जिसको हमारे बदले में मिली हुई है उसके पास कुछ नहीं है, तो उन पेड़ और कुओं का कंपनसेशन हमें उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 29 प्रतिकर धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर कब्जा दिलाना या दिलाया जाए तो सहायक चकबंदी अधिकारी भूमि के खातेदारों को वाजिब प्रतिकर मुकर्रर करेगा। वाजिब प्रतिकर मुकर्रर करेगा मतलब कि अगर चकबंदी हो गई है, चकबंदी के दौरान कब्जा दिलाया जा रहा है और कब्जे के दौरान अगर आपके खेत में फसल खड़ी है तो अब आपकी फसल आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कब्जा आप देने जा रहे हो, तो वो फसल का जो कंपनसेशन होगा वो आपको उस बंदे को देना होगा जिसकी आपने ज़मीन या फसल ले रखी है या लेने जा रहे हो या जिस पे आपको कब्जा दिलाया जा रहा है। ठीक है, वो प्रतिकर कैसे होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, तो वो सहायक चकबंदी अधिकारी करेगा। नेक्स्ट है धारा 29 का, जिसके अंतर्गत जहां कोई प्रतिकर धारा 24, 28 के अधीन 3 माह के भीतर अंशतः संदत ना किया गया हो तो ऐसी धनराशि पर 6% की दर से ब्याज आरोपित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लिया कह दिया गया कि इनकी फसल जिस पे आप कब्जा करने जा रहे हो ये फसल की कीमत 10,000 रुपया है, आप इनको 10,000 रुपया दे दीजिएगा महोदय। अब आप उसको देने में डिले कर रहे हो तो 3 महीने के भीतर अंशतः संदत ना किया जाए, यानी उसका कुछ भी पार्ट आपने नहीं दिया है, तो 3 महीने के बाद उस राशि पर 10,000 पर 6% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। जहां सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी से संबंधित है, यानी सेक्शन 29 का में जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि दी जाती है उस पर तो राजस्व लगता नहीं है, तो अब उसके ना लगाने के कारण हमारी मालगुजारी में कमी हो गई सरकार की। कोई बात नहीं है, वो सरकार का काम है। धारा 41 के अंतर्गत यूपी लैंड रेवेन्यू 1901 के अध्याय 9 और 10 के उपखंड पर लागू होंगे। अब यूपी लैंड रेवेन्यू 1901 तो रहा नहीं, ये आपका उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू 2006 में कन्वर्ट हो गया है। धारा 46 के अंतर्गत मापन एवं सीमा चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा हटाने के संबंध में दंड से संबंधित है। धारा 53 खा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के उपखंड इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षण या अन्य कार्रवाइयों को लागू होंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की मुख्य बातें थी। अब बहुत डिटेल में जाने का तो समय नहीं, बेसिकली आपको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। मेरे समझ से जो 3-4 सवाल आपके आएंगे इन्हीं सारे उससे होंगे, और आप लोग बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो सेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर और कोई समस्या हो तो अभी इसके बाद जो नियमावली की वीडियो आएगी उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। और मुख्य परीक्षा के पर्पज़ से 10 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं वो आपकी क्लासेस ऑनलाइन प्रारंभ होंगी, जो 5 से 7 PM पे, शाम में 5 से 7 के बीच में होंगी।
आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग अपेक्षित था, लेकिन आप लोगों ने उस रेशियो में नहीं किया। अन्यथा आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत अच्छा मैटर आपको, जो कि शायद मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मैंने भी वॉच किया, देखा था। तो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें आपको हटा के जो ज़रूरत की चीज़ होती वो पढ़ना चाहिए। बुक्स या मैगजीन में क्या होता है, उनको हेल्दी करने के लिए, उनको थोड़ा से कॉस्टली करने के लिए लोग फालतू की चीज़ें जोड़ देते हैं, वो आपके लिए सरदर्द होता है और बर्डन होता है। तो इसलिए अननेसेसरी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको सॉलिड प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना इतना समय बचा है, ना इतनी एनर्जी बची है। कहा जाए तो एनर्जी का भी अपना एक समय होता है। 35 साल के बाद पढ़ना थोड़ा से कष्टकारी तो होता ही है, कुछ भी हो। कुछ लोग व्यस्तता के कारण कम पढ़ पाते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा उपयोगी होगा। वन लाइनर है, इसमें मैं सारे 6 सब्जेक्ट के माइनर के जो लोकल लॉज के जितने भी हैं 6 वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा 2-1 दिन के अंदर अंदर, ताकि आप लोग अगर रास्ते में भी हो, कहीं वर्किंग उस पर भी हो, तो वीडियो ऑन करके आप इन सेक्शंस को सुनते रहिएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।